तो लोग कन्हैया को छोड़कर, मनोज तिवारी को छोड़कर बबीता यादव को क्यों पसंद करे, क्यों चुने? मुझे नहीं लगता कि कन्हैया जी का कोई स्टूडेंट के लिए या कोई रोजगार के लिए कोई ऐसा कोई संघर्ष रहा है जिसमें वो लड़ाई उन्होंने लड़ी हो और उससे वो फेमस हुए। तो क्या बबीता यादव इन फ्यूचर बीजेपी से अगर टिकट मिलता है, बीजेपी देता है टिकट उन्हें कि आप लड़िए हमसे ये संसदीय क्षेत्र से, यहाँ से कोई देता है, फ्यूचर की बात है, तो क्या आप बीजेपी में जाएंगे? देखो आपका जो चुनाव प्रचार अभियान अभी चल रहा है उसमें महिलाओं की भागीदारी हमें नहीं दिखती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं द थिंकर शो। इस वक्त हम मुखर्जी नगर में हैं। मुखर्जी नगर उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह जो लोकसभा सीट है कांग्रेस के तरफ से कन्हैया कुमार मैदान में है और भाजपा के उम्मीदवार मनोज तिवारी जो 2 बार से लगातार सांसद है, और जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है आजाद समाज पार्टी, उनके तरफ से बबीता यादव। बबीता जी आज हमारे साथ है, हम उनसे बात करेंगे, हर उन मुद्दों पे, हर उन पहलू पे बात करेंगे। तो बबीता जी कैसी हैं आप? बढ़िया, कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार अभियान? काफी अच्छा चल रहा है, काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों जी, का। आप लोगों के बीच जा रही है, लोगों का क्या रिस्पांस है अभी आपके प्रति? लोगों का रिस्पांस काफी अच्छा है। लोगों का कहना है कि मनोज तिवारी जी तो पिछले 10 साल से हमारे पास आए नहीं जी। और रही बात कांग्रेस के कन्हैया कुमार जी की, तो उनके भी इवन उनका तो कांग्रेसियों ने ही काफी जो है उनके विरोध में वो नारे लगाए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं तो उनको एक नया कैंडिडेट जब मिल रहा है, एक नई पार्टी मिल रही है, एक ऐसी पार्टी जो सच में मतलब अन्याय के खिलाफ लड़ रही है, उस पार्टी के लिए लोगों में जोश है जी। तो हम कितना लोगों तक पहुंच पाते हैं डिपेंड इस पर करता है। पब्लिक में बहुत जोश है इस पार्टी के लिए। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा था कि मनोज तिवारी पिछले 2 बार से सांसद हैं। कन्हैया कुमार का जो पकड़ है एक अच्छे वक्ता के रूप में जाना जाता है और युवाओं में लोकप्रिय है, और दोनों कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का जमाना है, फेमस चेहरे हैं। तो लोग कन्हैया को छोड़कर, मनोज तिवारी को छोड़कर बबीता यादव को क्यों पसंद करे, क्यों चुने? देखो फेमस चेहरे कैसे हुए, ठीक है, हमारे पास मीडिया की पावर नहीं है जी। आपको पता है कि ये वो जगह है जहाँ पर हमने 2 महीने आंदोलन किया जी। एक अकेली लड़की थी यहाँ पर, जो मैं यहाँ पर 2 महीने यहाँ पर सोई। सिविल सर्विस का मूवमेंट था, वो अग्निपथ का मूवमेंट था, और जो नेवी एयरफोर्स वाले जो बच्चे थे जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही थी उसका आंदोलन था, और जो पेपर आउट हो रहे थे उसका आंदोलन था। 2020 से स्टार्टिंग हुई, कोरोना में तो बाहर निकलने नहीं दे रहे थे, और जैसे ही कोरोना से 2021 में बाहर निकले लोग, तब से हम आंदोलन में आए और हमने वो बच्चों के संघर्ष, क्योंकि मैं खुद यूपीएससी एस्पिरेंट रही हूँ, मैं उस दर्द से गुजरी हूँ, और उन सब पेपर आउट के इश्यूज, इवन मैंने जब एससीएस दिया तो पेपर आउट हो गया। एससीएस के जो चेयरमैन थे अनिल नागर जी, वो खुद ही उसमें, मैं एचपीएससी के मेंबर थे, वो उसमें इन्वॉल्व थे, करोड़ की रिसोर्स के साथ मिले। तो मैं खुद इन चीजों से इम्पैक्ट हुई कि 10 साल हमने यहाँ पर इस क्षेत्र में दिए, एक गोल्डन एज जो है उसको यहाँ पर क्षेत्र में लगाया, इतना पढ़ाई करी, उसके बावजूद भी जहाँ पेपर देने जाओ तो पेपर आउट हो जाएगा। या आपको पता है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट जो है वो 0 हो गया सीसेट के आने के बाद, ऑप्शनल चेंज होने के बाद, 4 जीएस के पेपर आने के बाद, तो बहुत सारी चीजें हैं। और उसके बाद नेशनल मीडिया ने सबने कवर किया, लेकिन गलती क्या रही कि हम लोग किसी बड़ी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, हम लोग स्टूडेंट थे, सिर्फ स्टूडेंट के हक की लड़ाई लड़ रहे थे। और आजकल मीडिया जो है कैप्चर हो गया है कुछ पार्टियों के द्वारा, कुछ बिजनेसमैन के द्वारा। अगर कोई बिजनेसमैन आपके पीछे है तो मीडिया सारा दिन आपको दिखाएगा। तो हमारी गलती ये हुई कि हम किसी, ना तो बिजनेसमैन से अटैच थे, ना हम किसी पार्टी से अटैच थे। बहुत सारी पार्टी हमें यहाँ समर्थन देने के लिए आई उस टाइम कि हम इसको मुद्दा बनाएं, लेकिन हमने कहा ये स्टूडेंट का वो है, हम इसको पॉलिटिकल नहीं होने देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि हमसे ज्यादा संघर्ष अगर स्टूडेंट के लिए, रोजगार के लिए, इवन महिलाओं के लिए, किसानों का जब आंदोलन हुआ तो हम लोग वहाँ पर भी सोए। मैं अकेली लड़की थी वहाँ किसानों के बीच में, हम रात को गए और वहाँ पर लगभग 10-15 दिन, 2 महीने तक हम वो वहाँ रहे। अभी गढ़ी मेडू में बाढ़ आई तो मैं अकेली लड़की जो पूरे प्रशासन के साथ रात को 1 बजे हम छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को वहाँ से निकाल कर लाए। जी। तो बात यह है कि मीडिया आपको फेमस करता है, आपका संघर्ष है कितना भी हो, जब तक कोई दिखाएगा नहीं तब तक वो जो फेम है वो आपको नहीं मिलेगी। मतलब सचिन तेंदुलकर से खेलने वाले तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस मीडिया आपके साथ होना चाहिए। मीडिया आपको जीरो बना सकता है, मीडिया आपको हीरो बना सकता है। जैसे कन्हैया कुमार जी की बात करें, उसी केस में सेम एक स्टेज पे नारे लगते हैं जिससे वो फेमस होते हैं जेएनयू में, और आज उमर खालिद तो अंदर है जी, और वो तो विलन है और वो हीरो है जी। तो बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि कन्हैया जी का कोई स्टूडेंट के लिए या कोई रोजगार के लिए कोई ऐसा कोई संघर्ष रहा है जिसमें वो लड़ाई उन्होंने लड़ी हो और उससे वो फेमस हुए हो। एक
अलग टाइप का एक आंदोलन, मतलब एक नारे लगे जेएनयू में, उससे वो फेमस हुए, फिर मीडिया ने उनको चढ़ाया। तो ये वो है। आप लोगों के बीच जा रही है, लोगों से बात कर रही है, तो जो ये उत्तर पूर्वी लोकसभा संसदीय क्षेत्र है दिल्ली का, उसमें लोगों की क्या समस्याएं हैं? पिछले 10 सालों से मनोज तिवारी दावा करते हैं कि हमने अच्छा काम किया है, बेहतरी किया है, तो लोगों से जब आप मिल रही है स्थानीय स्तर पे, तो लोगों का क्या क्या समस्या आपको देखने को मिल रहा है? ये जितने भी रेडी पट्टी ठेली वाले खड़े हैं जी, इन्होंने हमारे आंदोलन को, हमारे संघर्ष को देखा है, ये सब लोग मुझे जानते हैं। हाँ। इनको भी जो पहले वहां पर जगह मिली हुई थी उसी क्षेत्र में जहाँ पार्किंग है वहां पर, आज उनको जैसे ही डीएम बदले या किसी की वीआईपी के यहाँ पर होती है, इनको यहाँ से हटा दिया जाता है। पिछले काफी टाइम से इनको यहाँ जगह नहीं मिल रही थी। तो रेडी पट्टी ठेली वालों की अपनी समस्या है कि उनको कोई परमानेंट जगह ही नहीं मिल रही है। दूसरा, जो पाताल लोक एक वेब सीरीज आई थी जी, और उसमें पाताल लोक में जमुना पार्क का एरिया दिखाया गया था, जिसमें मेरी 8 विधानसभा पड़ती है जी, और 2 मेरी जमुना पार्क के इधर पड़ती है। उसमें मतलब यही बताया था कि इस क्षेत्र में के लोग जो हैं इस लोक के नहीं है, इस लोक के नहीं है, मतलब इस भारत के नहीं है, मतलब भारत के नहीं है का कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई जब आप उन पे ध्यान ही नहीं देते हो, जैसे माँ बाप किसी एक बच्चे पर ध्यान ना दे, उसको सोतेला समझे, ऐसे उसको सोतेला समझा जाता है। ना तो लॉ एंड ऑर्डर है वहां पर, कोई अगर कोई सिक्योरिटी इश्यूज हो जाए तो पुलिस नहीं पहुंचेगी टाइम पर, कोई ना अच्छे अस्पताल अवेलेबल है, ना सफाई जो कर्मचारी है वो सफाई का काम अच्छे से है। वहां पर जो इतना गरीब एरिया है, छोटे छोटे घर है, 25 गज से छोटे छोटे मकान के अंदर 10-11 की फैमिली रहती है। जैसे पहले, आज मैं गोकुलपुरी में थी तो लोगों ने मेरे को बताया कि पहले जब गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए जब प्लॉट काटे तो पहले 80 गज के काटे जी, उसके बाद धीरे कम करके फिर उसको 50 गज पे लाया, फिर ये 25 गज पे लाए, फिर 22 गज पे कर दिया, और अब नए जो प्लॉट कट रहे हैं करे 11 गज पे। अब ये बताओ कि 11 गज में क्या कोई व्यक्ति रह सकता है, या मतलब व्यक्तियों को जानवर समझ लिया गया है इस देश में। तो वो जमुना पार्क का एरिया जो पाताल लोक वेब सीरीज बनी वो सही उसको बयान करती है। अच्छा बबीता जी, जब हम आपका YouTube चैनल देख रहे थे तो आपके एक शॉर्ट्स वीडियो में गाना लगाया गया था, संविधान बचाएगी भीम आर्मी। तो क्या आपको क्या लगता है कि संविधान खतरे में है, आप कैसे बचाएंगे? इस गाना लगाने के पीछे क्या उद्देश्य है? देखो, संविधान क्या है, संविधान का एक तो गलत अर्थ लोगों के बीच में चला गया। संविधान का मतलब सिर्फ आरक्षण है जी। आज मैं और आप यहाँ पर खड़े अगर बोल रहे हैं और एक आजादी मिल रही है तो संविधान की वजह से मिल रही है जी। लोकतंत्र के 4 पिलर, जैसे पार्लियामेंट है, जैसे जुडिशरी है, जैसे ब्यूरोक्रेसी है, जैसे मीडिया है, इन सब में सबकी भागीदारी हो। लेकिन आज क्या है, आप खुद देख रहे हो कि मीडिया कैप्चर हो चुका है। आज इस क्षेत्र में 3 लोग, मैं भी एक पार्टी से हूँ, आजाद समाज पार्टी से, और मेरा अच्छा संगठन में भी है पार्टी का यहाँ पर जी। कन्हैया कुमार जी, मीडिया किसको दिखा रहा है? सिर्फ कन्हैया कुमार, बड़े बड़े फेमस चेहरे, हाँ, सिर्फ 2 लोगों को दिखा रहा है। इसका मतलब मीडिया जो है वो कैप्चर है कि सिर्फ पूंजीपति लोगों के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा, वो आम लोगों को दिखाता नहीं, आम लोगों की समस्याओं को नहीं दिखाता जी। दूसरा जुडिशरी है, जुडिशरी में कुछ 200 परिवार जो है वो राज कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि कौन सा, किसका बच्चा जो सुप्रीम कोर्ट में आज तक जज बना है? क्या कोई महिला जज बनी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनी है? सामान्य परिवार से होते हैं नहीं। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी बचती है, ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री इन्होंने ला दी। जो एक IAS अफसर 17 साल जॉब करके सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी जो बनते थे, अब वो डायरेक्ट जो है लेटरल एंट्री से बनाए जाएंगे। अब इतने तमाम बच्चे यहाँ पर IAS की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैं भी एक थी। क्या इनमें से कोई IAS मतलब सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच पाएगा? मुश्किल है, मुश्किल है। तो बात यह है कि जो डेमोक्रेसी के जो पिलर हैं चारों, जो लोकतंत्र जो संविधान को ब्याह करते हैं, वो कैप्चर हो गए। उसके बाद पार्लियामेंट बचता है। पार्लियामेंट में आप लोग, मैंने भी एक हिम्मत करी है लड़ने की, लेकिन जो जिस तरह से धनबल और बाहुल पार्लियामेंट में यूज किया जा रहा है, लगभग 100 करोड़ के आसपास इस क्षेत्र में खर्च होंगे अब पैसे, तो मैं उसके सामने क्या मैं अपने पब्लिक में पहुंच पाऊंगी? इतना बड़ा मीडिया को खरीद लेंगे, लोगों तक पैसे पहुंचा देंगे, किसी न किसी तरह से हर किसी को मतलब वो लालच देके अपनी तरफ कर लेंगे, लेकिन मैं उस चीज से धनबल से बाहुबल से नहीं लड़ पाऊंगी। तो कहीं ना कहीं पैसे वालों के द्वारा, परिवार के द्वारा ये उसको कैप्चर करने का एक तरीका है कि मतलब जो स्वतंत्रता से पहले राज कर रहे थे आज भी वही राज कर रहे हैं। इसका मतलब संविधान है ही खतरे में। संविधान तो यही बना था ना कि जो लास्ट व्यक्ति खड़ा है, ये यूथ खड़ा है, जो सामान्य परिवार से आता है, ये भी तो संसद में जाने के सपने देखता है, ये भी तो ब्यूरोक्रेसी के बड़े लेवल पर, चीफ सेक्रेटरी लेवल पर। संविधान को किनसे खतरा है आपने बताया? संविधान को जो भी पार्टी पावर में होती है उसी से खतरा होता है। अपोजिशन तो क्या कर सकता है? तो आप बीजेपी की तरफ, ठीक है, अभी बीजेपी है, कभी और पार्टी होगी वो कुछ करेगी तो उसके बाद हम ये अक्सर देखते हैं कि जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो कांग्रेस में रहते हैं, कभी बीजेपी में चले जाते हैं। बहुत सारे नेता बीजेपी में रहते हैं, कांग्रेस में चले आते हैं। तो क्या बबीता यादव इन फ्यूचर बीजेपी से अगर टिकट मिलता है, बीजेपी देता है टिकट उन्हें कि आप
लड़िए हमसे ये संसदीय क्षेत्र से, यहाँ से कोई देता है। फ्यूचर की बात करें तो क्या आप बीजेपी में जाएंगे? देखो, समय जब आएगा तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाजपा आज जिस नेचर में है कि संविधान को मतलब बदलना चाहती है, आम लोगों के पार्टिसिपेशन को खत्म करना चाहती है, जो व्यक्ति है उनको गरीब बनाना चाहती है, ताकि जो है एक तरफ जो है आप रिपोर्ट देखोगे कि 4% देश के लोग हैं, उनके पास देश की 90% संपत्ति है जी, और बाकी जो 10% संपत्ति और लोगों के पास है, और जो नीचे तबके के आगे उनके पास तो कोई 1% संपत्ति में शायद 90% लोग रहते होंगे जी। तो इस तरह का जो भी गवर्नमेंट करेगी मैं उसके पक्ष में कभी नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई भी गवर्नमेंट अपना एक लोकतंत्र की संविधान की तरीके से चलेगी, हम उनके साथ। मतलब अपना विचारधारा अगर बदल ले तो आप जा सकते, विचारधारा बदल ले, संविधान को लागू करे। और जैसे गांधी जी ने कहा था कि हम जब एनसीईआरटी खोलते हैं तो उसमें पहला एक पेज होता है जिसपे गांधी जी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक जंतर देता हूँ जी, और जब भी तुम कोई पॉलिसी बनाओ तो वो पॉलिसी जो सही है या गलत है जी, वो उसका ऐसे निरीक्षण करना कि उस पॉलिसी का समाज के लास्ट व्यक्ति पे क्या प्रभाव पड़ा है। अगर समाज का लास्ट व्यक्ति उससे प्रभावित हो रहा है और पॉजिटिव तरीके में प्रभावित हो रहा है, तो इसका उसका जीवन बदल रहा है पॉजिटिव वे में, तो वो पॉलिसी अच्छी है। अगर इस तरह की पॉलिसी कोई भी गवर्नमेंट बनाना चाहेगी तो सब उसको सहयोग करेंगे, लेकिन कोई इस तरह से संविधान को चेंज करके या देश के लोगों को गरीब करके कोई राज करना चाहती हो, शिक्षा को खत्म करना चाहती हो, धर्म के मुद्दे पे राजनीति करना चाहती हो, मैं उसके साथ नहीं हूं जी। अच्छा, जब मैं आपके बारे में देख रहा था खासकर यूट्यूब वीडियो में, आपके पीछे अभी आपके ये 3 लोग आपके ही पार्टी से हैं, तो आपका जो चुनाव प्रचार अभियान अभी चल रहा है उसमें महिलाओं की भागीदारी हमें नहीं दिखती है, और हमें अभी भी आप देख ले तो अभी 3 पुरुष ही है। तो ऐसा क्यों? जब आप लड़ रही है, वैसे भी राजनीति में महिलाओं के संसद में देखा जाए तो महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, तो आप इसके लिए क्या कर रही हैं? महिलाओं की भागीदारी संसद में नहीं है, डेमोक्रेसी के चारों पिलर में आपके भी तो पार्टी में अब आप ये देख लो कि जितने यहाँ पर सिविल सर्विस के बच्चे तैयारी करने आते हैं, इसमें से ये एक लड़की है, ठीक है। अब आप क्लास में जाके देखोगे तो कितनी लड़कियां सिविल सर्विस की तैयारी में क्लास में आगे की कुछ लाइनों में 2 लाइनों में लड़कियां सिमट जाती हैं, बाकी में जेंट्स लड़के होते हैं, ठीक है। ऐसे जुडिशरी में देख लो आप, उसमें भी नहीं है, मीडिया में देख लो उसमें भी नहीं है, पार्लियामेंट में देख लो उसमें भी नहीं। इसका मतलब कमी किसकी है? कमी 2 लोगों की है, गवर्नमेंट की या हमारी सोसाइटी की जी। जब सोसाइटी आगे नहीं बढ़ाएगी अपने बच्चों को, और दूसरी बात गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कमी है, माँ बाप बच्चियां पैदा करना चाहते हैं, कोई मतलब जैसे हमारे यहाँ मतलब फीमेल फिटिसाइड हो रहा है, या फिर जैसे कि तो उसको रोकेगा कौन? गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट अच्छी सुविधाएं दे, बेटियों को सुरक्षा दे, मणिपुर जैसे जो दंगे देश में ना हो, तो कौन बेटियां पैदा नहीं करना चाहेगा? कहते हैं कि बेटियां तो मतलब समाज जो है वो लड़कियों से बढ़ता है। अगर एक सिस्टम, एक अनुशासन समाज में आता है तो उसकी वजह से आता है, और वो जगत जननी है जी। लेकिन उसी को हम मतलब गर्भ में मार देते हैं। सिर्फ हरियाणा में एक कहावत है, किसी ने मेरे से बताया, मैंने कहा कि भाई सबसे बड़ा कारण क्या है कि हरियाणा में जैसे ये फीमेल फिटिसाइड जो है वो सबसे ज्यादा होता है? उसका कारण उन्होंने एक वो कहावत बताई कि लड़की का ना झाड़ बैरी होता है जी, जिसकी वजह से जो है इसका क्या मतलब होता है? लड़की का झाड़ बैरी होने का मतलब है लड़की के लिए समाज सुरक्षित नहीं है कि वो अगर यहाँ से भी चलती है तो हर इंसान उसको एक शिकार की तरह देखता है जी, उसको आगे बढ़ाने की नहीं सोचता है, उसको मतलब एक वस्तु की तरह देखा जाता है। और उसके लिए आप जितने भी लड़के हैं, कोई अपनी बहन को, अपनी दोस्त को, अपनी बेटी को कोई इस तरह से समाज में बाहर नहीं लेना चाहेगा कि उसकी इज्जत पे कोई वो हो। तो सबसे बड़ी तो कमी जो है गवर्नमेंट की है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाई, और उसकी एजुकेशन नहीं दे पाई कि जो हमारा यूथ है वो माइंड से इतना स्ट्रांग हो कि लड़की को भी बराबर का अपना साथी समझ के उसके साथ व्यवहार कर सके। अगर आप जीतती है, आप सत्ता में आती है, पावर में आती है, तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे आप? सबसे बड़ी बात तो मैं मुखर्जी नगर के इस क्षेत्र से आती हूँ, जब सबसे ज्यादा यूथ जी है। आपके भाषण में, आपके बातों में मुखर्जी नगर का जिक्र खूब होता है। मुखर्जी, क्योंकि मेरी जो पहचान है कहीं ना कहीं इस क्षेत्र से है, मेरी कर्म भूमि ये है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा यूथ आता है। मेरी इन सबसे भी अपील यही है कि जितनी भी लड़कियां आपके साथ हैं, आप उनको कहते हैं कि मतलब असली मर्दानगी उसमें नहीं होती कि आप किसी लड़की को सताओ, उसको मोलेस्टेशन करो उसका, लेकिन आप मतलब जब आप रात के 12 बज रहे हो और एक अकेली लड़की वहां से आ रही है और एक आदमी दिख जाए तो वो आपको वो सुरक्षा फील करे, तो ये भाव जो है उसमें होना चाहिए। ये होती है असली मतलब एक असली वैल्यू जो मूल्य एक सही इंसान होता है उसकी एक पहचान होती है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग जो लोग हैं वो बनने चाहिए। और महिलाओं के लिए मैं क्या काम करूंगी कि मैं उनको एजुकेशन लाने के लिए प्रेरित करूंगी, और सबसे बड़ा मैं एक मतलब लड़कियों के लिए एक मोटिवेशन बनूंगी कि अगर मेरे जैसी सामान्य परिवार से एक लड़की आके और अगर सिर्फ उसमें कुछ करने का जज्बा था, वो इस लेवल पे अगर पहुंची है, तो मेरे को लगता है कि जब एक गांव से कोई एक आईएएस बन जाता है ना, तो उस गांव के सारे बच्चे आईएएस की तैयारी करने निकलते हैं। तो ऐसे मैं अपने क्षेत्र से, इस मुखर्जी नगर से, या फिर मैं जहाँ से बैक से आती हूँ, जहाँ मेरा जन्म स्थान है, वहां से हर बच्चा जो है
लड़की जो है इस तरह से एम्पावर बनने की कोशिश करेगी, ये सबसे बड़ा योगदान होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। थैंक यू।